हेलो गाइस, आज का जो सेशन है अपना इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सारी चीजें जो आप आपके साथ डिस्कस करेंगे वो सारी चीजों का बहुत ज्यादा करंट रिलेवेंस है। प्लस आज का लेक्चर थोड़ा सा हटके आपके लिए थोड़ा सा अलग लेक्चर है आज का आपके लिए, बिकॉज आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर्स हमने इससे पहले भी डिस्कस कर लिए हैं उस करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। प्लस जो भी आने वाला समय है जहां पर हम और ज्यादा चीजों को इलाबरेट करेंगे और ज्यादा चीजों को डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें भी जो है हम देखने वाले हैं। बिकॉज दिस इज द समथिंग विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। मैंने इससे पहले भी आप सब लोगों को बोला है कि भाई करंट अफेयर्स को जो है कंटिन्यूअसली रिवाइज करना, कंटिन्यूअसली सोचते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। इसलिए मैंने आज स्पेसिफिकली आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो हमने स्टडी किए हैं उन्हीं के साथ साथ जो जो इम्पोर्टेंट इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग न्यूज है दोनों को कंबाइन आप सामने पेश करने वाला हूँ। एंड आई होप यू ऑल गाइस विल एंजॉय इट अ लॉट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन एट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन। आपके सामने पहला सवाल जो है पेश होने जा रहा है। देखो वेरी फर्स्ट, अभी हालांकि में ही, ठीक है, हमने इसको पढ़ा भी है कि एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज। ठीक है, पूरा नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज है वो इंडिया और किस देश के बीच में हुई है। I'll give the option to you guys. Let's think about this particular thing. इसको मैंने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया है। दिस इज नथिंग बट वन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। दिस इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये क्या आपका एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, दिस इज वन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो दिस इज वन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नाम भी दिया उस एक्सरसाइज का, दैट इज डेजर्टिक साइक्लोन। तो कौन से देश में ही होगा? ठीक है, रिमेंबर एट वेरी फर्स्ट एड इन योर नोट्स द करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड यूएई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यूएई बहुत ज्यादा न्यूज में है इस बार। एंड स्पेसिफिकली कहाँ पर हुआ एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज हुआ आपका राजस्थान में। ठीक है, तो रिमेंबर, अगर कोई सवाल पूछता है आपको कि डेजर्टिक साइक्लोन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, से इंडिया एंड यूएई के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो होने वाला है। एंड दैट्स हाउ यू नीड टू बी रिमेंबर दिस थिंग्स अ लॉट। सिमिलरली कुछ एक्सरसाइज होती है जिसको मैं चाहता हूँ आप याद करो। जैसे एक होता है आपका मालाबार एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल एक्सरसाइज के मालाबार नेवल एक्सरसाइज होता है ये एक। ठीक है, एक एक्सरसाइज होता है बिटवीन लेट्स से इंडिया, ठीक है, यूएस, देन यू हैव अ जापान, ठीक है, एंड देन यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑस्ट्रेलिया। इनके बीच में भी हैव मलाबार एक्सरसाइज। ठीक है, देन मैंने इससे पहले ही बोला आपको वन ऑफ द अगेन वेरी फेमस एक्सरसाइज दैट इज हिमालयन वॉरियर। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट होता है हिमालयन वॉरियर एक्सरसाइज। दिस आल्सो प्लेड बिटवीन इंडिया एंड यूके। आई कैन से हिमालयन वॉरियर इंडिया यूके। ठीक है, देन वी हैव अजय एक्सरसाइज। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये जो होता है, एंड जो इस साल का सबसे बड़ा न्यूज में भी था दैट इज युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताओ, आप लोग बताओ मुझे किस कौन कौन से देश के बीच में था। थिंक अबाउट इट और मुझे बताओ कौन सा देश था इनके बीच में एक्सरसाइज होता है। हाँ, आप लोग सोचो क्या क्या होता है, किसके बीच में होता है ये? हाँ, युद्धाभ्यास इंडिया एंड यूएस। वेरी ट्रू गाइस, इंडिया एंड यूएस। तो इंडिया एंड यूएस का एक पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट एक्सरसाइज होता है ये। ठीक है, इंडिया यूएस दोनों मिलके प्ले करते हैं पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। ठीक है, नाउ I hope you guys are remembering all this important exercise. All our exercises are very, very, very important for you. Now, let's move on to the next important news जो कि हमने इसके पहले भी
देखी है और हमने इसको लर्न भी किया है और आपको याद भी होना चाहिए. एट वेरी फर्स्ट रिमेंबर इंडिया फर्स्ट फर्स्ट ऑल गर्ल्स ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल. India's first all-girl sailing school, established at established at which state? Established at which state? This is my question for you. Established at which state? India's first all-girl sailing school. India's first all-girl sailing school, established at which state? Remember, this is a very good question. Why we have this girls sailing school at very first? सबसे पहले खुद को यही सवाल करो कि गर्ल्स सैनिक स्कूल होना क्यों चाहिए. Remember, this girls sailing school is specially designed for the girls, okay, girls who aspire or who wanted, okay, who aspire or who wanted to join armed forces, established or who wanted to join armed forces एंड प्रोटेक्ट द मदरलैंड. बिकॉज देखो क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आर्मी में जाना है या फिर कोई जाना है तो भाई बॉयज ही जाएंगे, गर्ल्स को जो है बहुत ज्यादा कम अपॉर्चुनिटी मिलती है इस तरीके से प्लेटफॉर्म्स में जाने के लिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम किस चीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि भाई पूरे गर्ल्स की जो कम्युनिटी है हमारी वो भी आगे आ जाए, वो भी एस्पायर हो, फील गुड कि आप क्या करो कि हाँ अच्छा ट्राई करो एक मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आप भी आगे जाओ. भारत की बेटी भी भारत को बचाएगी. ठीक है ना. और हमारा टारगेट तो ये भी है कि भाई टोटल 100 ये जो न्यू सैनिक स्कूल है विच इज सपोज टू बी सेटअप, कितने टोटल 100 जो है न्यू सैनिक स्कूल जो है हम सेटअप्स करने वाले हैं. बिकॉज दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल के बारे में हम बात करें तो टोटल 100 नए स्कूल जो भी हम पर्टिकुलर अंडर बनाएंगे. ठीक है, एंड दैट्स व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें बताना है कि कौन से स्टेट में ये पर्टिकुलर चीज जो है वो लॉन्च की गई है. रिमेंबर इट्स लॉन्च एट वृंदावन. कहाँ पे लॉन्च किया पर्टिकुलरली हम बातचीत करें, वृंदावन में लॉन्च है विच इज इन यूपी उत्तर प्रदेश. ठीक है, वृंदावन उत्तर प्रदेश. ठीक है, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. इंडिया फर्स्ट है इसलिए आपको याद होना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थिंग. अगेन थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, एक याद कर लेना, बस रैंडमली बोल रहा हूँ. ठीक है, जो अयोध्या में एयरपोर्ट अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है. अब बहुत बार बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें ये भी पता नहीं होगा कि अयोध्या धाम में एक एयरपोर्ट बनाया गया है, तो उनके लिए तो पहले मुझे बता दो एयरपोर्ट का नाम क्या है. ठीक है, तो अयोध्या धाम में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है. क्या बनाया गया है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है अयोध्या धाम में. इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है अयोध्या धाम में. उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम, इफ यू रिमेंबर, तो व्हाट इज द नाम? दैट नेम इज अ महर्षि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट. ठीक है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट. दिस इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरपोर्ट है. क्या आपके नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, दिस इज द नेम गिवन टू that particular airport which you all need to be remember. You all need to be remember because this is again very much important for you. ठीक है, now again you need to remember हाँ who has inaugurated this. अगर ये पूछेंगे तो इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट जिसके हम बात कर रहे हैं इसको के इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है? इनॉग्रेशन जो है किसके किया है? तो रिमेंबर इनॉग्रेशन इज डन बाय द नथिंग बट वेरी इंपॉर्टेंटली आवर ऑनरेबल पीएम. ठीक है, ऑनरेबल पीएम द्वारा पर्टिकुलर से क्या हुआ है? इनॉग्रेशन हुआ है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. अगेन यू नीड टू बी रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्वेश्चन. अभी ना दो सबमरीन न्यूज में है. दो सबमरीन है जो अभी न्यूज में भी है. दो सबमरीन का नाम क्या है आपके? पहले सबमरीन का नाम है आपका Krasnodar एंड सेकंड
सेकेंड एम्पर अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ सबमरीन, रिमेंबर दिस इज अ न्यूक्लियर पावर, this is a nuclear power submarine which is very much important. It is a nuclear power submarine which is very important. तो एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन, ये दोनों जो अभी न्यूज में है, आपको मुझे बताना है किस देश द्वारा इस पर्टिकुलर इन दो न्यूक्लियर पावर सबमरीन को जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो रिमेंबर देयर आर टू इंपॉर्टेंट, दिस इज लॉन्च बाय द कंट्री ऑफ नथिंग बट रशिया। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, रशिया द्वारा जो पर्टिकुलर ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन को अनवील किया गया है दुनिया के सामने, स्पेशली जो रशिया के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम रशिया, दैट इज व्लादिमीर पुतिन, he is the person who is there at time of that, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर रशिया इस तरीके से भी जो है जो चीजें हैं वो डेवलप कर रहा है, ठीक है, ज्यादातर के लिए आपको इस सारी चीजों के बारे में पता होना भी जरूरी है। किसी तरीके से भी सवाल एग्जाम में आ सकता है, देखो सवाल किसका आ जाए किस तरीके से कंट्रोल में नहीं है, व्हाट इज इन आवर कंट्रोल के मैक्सिमम चीजों को हम कवर करवाएं, मैक्सिमम चीजों को जो है हम क्या कर सके, पढ़ सके, वो हम सारी चीजें आपसे करवाएंगे, उसके बारे में आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। नाउ विच स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट है, आपको उसको बताना मुझे इस चीज का, विच स्टेट गवर्नमेंट, the state government has decided to build, which state government has decided to build 500 megavolt solar power, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली हुआ है, इसके बारे में भी मैंने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किया था। आर यू अवेयर अबाउट इट गाइस, क्या आपको पता है इसके बारे में क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यस एनीवन remember this, remember this, what is the correct answer, the correct answer is the उत्तराखंड गवर्नमेंट, कौन है ये, ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा जो है पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है, ठीक है, दिस इज डिसीजन टेकन बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट, ठीक है। एंड व्हाट इज द विजन फॉर दिस, वी नीड टू डेवलप, विजन क्या है पता है किसी को, उत्तराखंड गवर्नमेंट का गवर्नमेंट विजन इज दैट वी नीड टू आई कैन से एस्टैब्लिश द environmental responsible future. We must move towards the environmental responsible future. We must move towards the environmental responsible future, which is a target in front of us, ताकि हम जो भी करें जैसे भी करें एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगेन वन ऑफ द वेरी क्रूशियल न्यूज जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। रिमेंबर एक कंपनी है जिनका नाम क्या आपका, इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड, ये पर्टिकुलर कंपनी है, एंड दिस कंपनी हैज साइंड वन एग्रीमेंट, sign an agreement of rupees 80 crore for next 5 years, with which bank, कौन सा वो बैंक के जिनके साथ एक पर्टिकुलर कंपनी द्वारा 80 करोड़ का एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर नेक्स्ट 5 years। किस चीज का एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में बोला गया है कि ऑल डिजिटल ऑपरेशन इंक्लूडिंग द 4900 ATM सर्विसेज जो है कंपनी प्रोवाइड करेगी टू दिस पर्टिकुलर बैंक, या फिर जो भी इशू आते हैं इंटरनेट लाइक आप क्या होते हैं फिनटेक के रिगार्डिंग जो भी इशू आते हैं, ठीक है, फिनटेक के रिगार्डिंग, तो सारे इशू को रिजोल्व करने की जिम्मेदारी जो है पर्टिकुलर कंपनी की होगी। तो रिमेंबर दिस सच अ इंपॉर्टेंट डील इज डन बाय द बैंक ऑफ, कौन सा होगा बैंक, बोलो जल्दी बोलो, इट्स अ इंडियन बैंक, कौन सा बैंक होगा, दिस इज वन ऑफ द इंडियन बैंक द्वारा जो है पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को आगे लिया गया है, दैट यू ऑल नीड टू बी रिमेंबर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। नाउ नेक्स्ट
आगे की जो थिंग है जिसको मैं चाहता हूँ आपके साथ डिस्कस करना, विच इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप लोग सोचो एंड देन लेट मी नो द करेक्ट आंसर पहले। एक इनिशिएटिव है जिसको हम बोलते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, per drop more crop. This is again a very important initiative, per drop more crop. ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है दिस इज टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एट वेरी फर्स्ट, ये याद करना आपको, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है। देन यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भी क्रॉपिंग सिस्टम है वहां पर हम पानी को जो है लिमिटेडली इस्तेमाल करेंगे, जितना ये नहीं है वहां पर ये भी है कि विल प्रोवाइड इवन अ फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करने की बातचीत चल रही है विद द फार्मर। ठीक है, फाइनेंशियल जो असिस्टेंट्स होंगे, जितने भी असिस्टेंट लगेंगे वो सारे फाइनेंशियल असिस्टेंट्स भी प्रोवाइड करने की बातचीत कर रही है, हम कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली देयर इज 55% फाइनेंशियल असिस्टेंट होगा फॉर द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, एंड 45% फाइनेंशियल असिस्टेंट होगा फॉर द अदर फार्मर्स। ठीक है, अदर फार्मर्स। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये भी चल रहा है। तो ये पर्टिकुलर जो स्कीम है आपको मुझे बताना है कौन सा स्कीम है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है या एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? ठीक है, क्या ये दोनों है, बोथ, या फिर ये दोनों ही नहीं है? दैट इज नन। व्हाट डू यू थिंक गाइस? क्या आपको पता है ये कौन सा स्कीम के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं? ठीक है, आर यू अवेयर अबाउट दिस गाइस, कौन सा स्कीम होगा ये? तो remember, very important, very crucial. This is the central sponsor scheme. कौन सा स्कीम है ये? सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। Now, what is difference between central sponsor scheme and central sector scheme? अगर इनको पता नहीं है उनके लिए remember, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है ऐसी स्कीम जिसमें 100% फंडिंग, 100% फंडिंग जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, तो जो भी ऐसी स्कीम है जिसमें 100% फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही मतलब आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आएंगे, ऐसे फंडिंग को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर की फंडिंग। ओके, व्हाट इज सेंट्रल सेक्टर फंडिंग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेंट्रल सेक्टर फंड का मतलब होता है 100% की जो फंड है, ठीक है, 100% फंड, मतलब 100% पैसा उस पर्टिकुलर स्कीम का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही आएगा। नाउ व्हाट इज सेंट्रल स्पॉन्सर? सेंट्रल स्पॉन्सर का मतलब है जो भी पैसा जो 100 रुपए आने हैं, ठीक है, तो 100 रुपए का डिवीजन हो जाएगा, लाइक 60-40 ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये डिवीजन आपका 90-10 रुपीज ऐसा भी हो जाएगा। और ये जो 60 रुपीज है वो आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक, और ये 40 रुपीज आएंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट से। तो इस तरीके से, या फिर ये 90 रुपीज आएंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से, 10 रुपए आएंगे आपके लाइक यूनियन टेरिटोरीज से। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर पैसे का डिवीजन है कि पैसा कहाँ से कितना आ रहा है, कहाँ से कितना जा रहा है, ये डिवीजन है, अगर ये डिवीजन होता है वहां पर, तो रिमेम्बर उस पर्टिकुलर स्कीम को हम सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम बोलते हैं। ठीक है, और जो स्कीम आप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम ही है। ठीक है, नाउ that's great guys, you are getting my point, very important. Now next very important thing, एक सबमिट हुआ है GPAI का नाम का, आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट GPAI 2023। okay, now what does that GPAI stand for? GPAI stand for the Global Partnership on AI. लेट मी राइट डाउन फॉर यू, जिनको पास पता नहीं है मेरे साथ लिखो, लिखो, आपको बस सुनना नहीं है, आपको इन सब चीज के बारे में लिखना भी है, लिखने से आपको ज्यादा चीजें याद रहती है। इसे बोलते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप एआई। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर समिट है तो देश का, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को जब ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो कौन सी वो आईआईटी है जिसने हेल्प किया है? There is an IIT which is helpful to this particular ministry while organizing this particular inauguration summit. आप बोलो कौन सी आईआईटी होगी? आईआईटी बॉम्बे ने मदद की है क्या, या फिर आईआईटी मद्रास ने मदद की है? Let's see, like I can say all IIT कौन सा है आपका? गुवाहाटी,
है, IIT गुवाहाटी ने हेल्प की है क्या, ठीक है, या फिर आपका लाइक नन ऑफ द, चलो एक ने भी लिखने की वजह से, what should be correct answer, remember what should be correct answer, remember this is held by the IIT Madras, okay, IIT Madras ने ही हेल्प की है to organize this particular thing. Now this next thing which is again very important, what is the theme, बहुत बार क्या होता है थीम के बारे में पूछ जाता है कि थीम क्या है, ठीक है, तो थीम क्या है, यहाँ पर थीम है आपका एडवांसिंग एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई, एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर applications, advancing AI in a public sector application. This is a particular theme behind this particular initiative or this particular event. ठीक है, तो ये जो थीम्स आती है और थीम्स को भी याद रखना उतना ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण और उतना ही ज्यादा क्रुशियल भी है, ठीक है, आई होप। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग चलाओ। इन्फिनिटी फोरम 2.0, इन्फिनिटी फोरम, इन्फिनिटी फोरम 2.0 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तब बहुत ज्यादा बच्चे होंगे जिनको इन्फिनिटी फोरम के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा कि क्या फोरम है, इस फोरम में क्या होता है। रिमेंबर दिस इज अ पर्टिकुलरली वन प्लेटफॉर्म, दिस आई कैन से ग्लोबल leadership platform, or can I say this is one of the global leadership platform on financial technological sector, ठीक है, which is organized, this is organized under एक particular program हुआ था, अभी सबको पता होगा, इसे बोलते हैं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुई थी, ठीक है, 2024 वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 हुआ था। उसमें पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर फोरम के अंदर, उस समिट के अंदर ही एक ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के अंदर ही इन्फिनिटी फोरम 2.0 को भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। नाउ इसमें पर्टिकुलरली कहाँ पे लॉन्च था, तो रिमेंबर गुजरात ने भी स्पेसिफिकली से जो अपना गिफ्ट सिटी है, तो गिफ्ट सिटी के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ था उसका थीम में चाहता हूँ आप याद रखो, थीम इज अगेन वेरी क्रूशियल, एग्जाम में थीम हमेशा पूछ जाती है। तो थीम इज वेरी सिंपल, दैट इज अ गिफ्ट, बट आपको याद रखना होगा ये गिफ्ट IFSC, बट थीम गिफ्ट IFSC इज द थीम, ठीक है। गिफ्ट IFSC which is a new nerve for new age global financial services, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू नर्व्स फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, दिस इज अ थीम बिहाइंड द गिफ्ट IFSC पर्टिकुलर इवेंट हुआ उसके अंदर देते हैं। बहुत बच्चे ना ये भूल जाते हैं IFSC क्या होता है, व्हाट इज IFSC, किसको पता है क्या? ठीक है, IFSC क्या होता है, अब ये मत कर लेना जो आप IFSC करते हो, लाइक बैंक के यहाँ पर जो अपना IFSC कोड होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। वहां पे हम बोलते हैं कि IFSC का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है वो IFSC। यहाँ पर जो IFSC जो मैंने लिखा है इसका मतलब है स्पेसिफिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है, इंटरनेशनल सर्विस सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है, यहाँ पर है। वहां का अलग होता है, वहां पे जैसे मैंने बोला वहां पे IFSC का मतलब क्या आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। इन चीजों के बारे में भी पता होना आपको इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट न्यूज आपके फ्रंट के ऊपर आ रही है, बताओ मुझे गाइस, कौन सा वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, कौन सा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिनके द्वारा युवा आय इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो युवा आय इनिशिएटिव लॉन्च करने वाला कौन सा डिपार्टमेंट होगा, आपको सोचो एंड मुझे बताओ।
ठीक है, पहली बात तो ना बहुत लोगों को युवा का फुल फॉर्म में पता नहीं होगा। युवा का फुल फॉर्म क्या है पता है किसी को? इट्स अ यूथ फॉर उन्नति एंड विकास। यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, विद एआई। ठीक है, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, दिस इज व्हाट युवा प्लेटफॉर्म। ओके, युवा थिंग, दिस इज अ पर्टिकुलर लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा जो पर्टिकुलर क्या है लॉन्च हुआ गया इनिशिएटिव है। व्हाई दिस इनिशिएटिव, इसका क्या मीनिंग है या फिर यहाँ पर क्या मकसद क्या है जिसको लॉन्च करने का? किस मकसद को ध्यान में नजर रखते हुए इस पर्टिकुलर चीज को लॉन्च किया गया है? रिमेंबर, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द टू इनेबल, टारगेट क्या है हमारा यहाँ पे? टारगेट है टू इनेबल द स्कूल स्टूडेंट्स, स्पेशली कौन से स्टूडेंट को? जो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स है उनको। They focus on to enable a school students from 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 class 8 to class 12। ठीक है, क्लास 8 टू क्लास 12 अक्रॉस द नेशन। जो भी पूरे भारतवर्ष में जो भी बच्चे हैं जिनकी जो क्लास 8 से क्लास 12 के बीच में पढ़ते हैं अक्रॉस द नेशन, उनको इनेबल करना है। किसमें इनेबल करना है? विद एआई स्किल्स, with AI skills and with AI skill and empower them. With AI skills and empower, we have to empower them. Okay, that's why this UR AI is very important and very crucial thing. Okay, now this is very important and very crucial thing for us. Okay, I hope you all guys understand this particular thing जो हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। Now let me start. Let me introduce with you the Indian economy and its recent status. I want you all guys to write down this कि इंडियन जो हमारी इकोनॉमी है उसके जो रिसेंट वाले जो स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में हम बोलेंगे। इंडियन इनके जो करंट अफेयर्स है रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी, जो करंट अफेयर्स है। देखो ये नहीं डिस्कस करूंगा इंडियन इकोनॉमी क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है, क्योंकि ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका रिसेंट जो करंट अफेयर्स है उसके साथ में डिस्कस करूंगा मैं कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड करती है। लेट मी बिगिन विद यू। एट वेरी फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द जीडीपी एंड इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, जीडीपी एंड इट्स प्रोडक्शन। तो वेरी इंपॉर्टेंटली पैसा होती है, याद करो व्हाट इज जीडीपी। ठीक है, तो ये बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रिमेंबर जीडीपी का डेफिनेशन हमेशा क्या होता है आपका? फाइनल इट्स अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, विद इन अ कंट्री। द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। ठीक है, देश के अंदर ही within a certain time period, within certain time period। ठीक है, within a certain time period। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? यूजुअली दिस टाइम पीरियड इज 1 ईयर। तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 1 ईयर का टाइम पीरियड ये होना चाहिए। ठीक है, विद इन द कंट्री फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद सर्टेन टाइम पीरियड, यूजुअली द टाइम पीरियड इज 1 ईयर। ठीक है, अब ये जो जीडीपी होता है, तो अगर जीडीपी के हिसाब से सोचोगे, sorry guys, let me give 1 minute। यस, तो अगर हम जीडीपी के हिसाब से अगर बात करेंगे तो अभी फिलहाल जीडीपी के दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है आपका नॉमिनल जीडीपी और एक होता है आपका रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी का वही होता है, इट्स अ कंपेयर, ये जो होता है करंट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करें, करंटली अभी जो चल रहा है वो। ये करंट के ऊपर नहीं होता, ये कंपेरेटिव होता है। दिस इज द प्राइस व्हिच वी कंपेयर्ड विद सम बेस ईयर। कुछ ना कुछ तो बेस ईयर होता है, प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन होता है यहाँ पर। यहाँ पे बस करंट ईयर का ही प्राइसेस होते हैं। ठीक है,
तो अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करूं मैं, तो दुनिया में जो है इंडिया नॉमिनल जीडीपी के 5th रैंक के ऊपर खड़ा होता है। जैसे व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, वे रैंक एट द 5th। पहला कौन है फिर? यूएस है, देन चाइना है, देन यू हैव अ जापान, देन वी हैव अ जर्मन, एंड देन 5th वन इज हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अगर हम बात करूं रियल नॉमिनल टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो, ठीक है। नाउ अगर हम देखेंगे इसका ग्रोथ, ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट द ग्रोथ थिंग। तो रिसेंट में बहुत ज्यादा न्यूज में थे ग्रोथ वाला एंगल। अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, तो यहाँ पे जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, ग्रोथ के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, तो वो 7% के ग्रोथ रेट के बारे में बोला जा रहा है। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल 23-24 के बारे में, तो इफ यू आस्क मी कि इंडिया का जो जीडीपी किस ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो आई कैन से दिस इज 7% के ग्रोथ रेट से ऊपर हम चल रहे हैं। लेकिन इफ यू लुक एट द सेम ईयर का, द सेम पैटर्न का क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर 2 ऑफ 2023-24 फाइनेंशियल ईयर, तो वहां पे we have noticed that the Indian economy show the growth rate of 7.6%, which is very much impressive, which is very much impressive in the world। दुनिया के हिसाब से अगर देखोगे तो ये बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, इम्प्रेसिव जो चीज है हमारे सामने बेस्ड है। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्ट, आई विल डिस्कस समथिंग एल्स हियर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रुशियल है। हाँ, लेकिन अगर आप यही सोचते हो कि अगर हम जीडीपी पर कैपिटा की जब हम बात करते हो, जीडीपी पर कैपिटा की इनकम, जीडीपी जो पर कैपिटा इनकम होता है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो हम बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा पीछे। इंडिया का रैंक ऑलमोस्ट 139 है जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से, विच इज वेरी मच डेंजरस एंड वेरी मच नॉट गुड फॉर द कंट्री एज वेल। हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात ये नहीं है। ठीक है ना, तो ये बस याद रखना, जीडीपी पर कैपिटा इनकम बात करेंगे तो 139 की 139 रैंक हमारा है, which is not at all good thing। ठीक है, now if I talk about the projection of Indian economy, Indian economy की projection क्या क्या हुई है, so at very first the projection is done by the IMF। IMF का projection है that Indian economy will become a $4 trillion economy। कितना बन जाएगा ये इंडियन इकोनॉमी? $4 ट्रिलियन का इंडियन इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल टर्म्स, ठीक है, इन नॉमिनल टर्म्स के हिसाब से हम बन जाएंगे। एंड फॉर द ईयर दिस 2024 एंड जब हम ये 4 ट्रिलियन का जो टारगेट हम लोग वो अचीव कर लेंगे तो हम क्या बनेंगे, विल बिकम, जब हम इसको अचीव कर लेंगे तो हम क्या बनेंगे, विल बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड। दुनिया में हमारा रैंक क्या जाएगा, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनेंगे। एंड उसी समय हम क्या बनेंगे, थर्ड लार्जेस्ट बनेंगे इन एशिया। एशिया में थर्ड लार्जेस्ट होंगे हम उस समय, एंड लाइक वर्ल्ड में हम फोर्थ लार्जेस्ट होंगे वंस वी अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग। सिमिलरली वही प्रोजेक्शन ये भी है कि इंडियन इकोनॉमी जो पीपीपी टर्म्स है हमारा, परचेसिंग पावर पैरिटी, तो परचेसिंग पावर पैरिटी में हमारा जीडीपी कितना बनेगा उस समय, $14.261 ट्रिलियन। ठीक है, $14.261 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम क्या कर लेंगे, इस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट को हम अचीव कर लेंगे, विच इज अगेन वेरी मच क्रूशियल एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी ना। थोड़ा सा ये सोचो, पीपीपी टर्म्स में जो हम बातचीत कर रहे हैं, तो पीपीपी टर्म्स क्या होती है, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो ये याद कर लेना, इट्स लाइक हाउ मच योर करेंसी कैन बाई एट इंटरनेशनल लेवल। परचेसिंग पावर कितने आपकी करेंसी का, आपका परचेसिंग पावर पैरिटी। दुनिया में देखा जाओ तो चाइना इट्स वेरी एट वेरी हाई स्टेज व्हेन कम टू पीपीपी, देन यू हैव फॉलोड बाय द, यू हैव देन यूएस, चाइना इज देयर, यूएस इज देयर, एंड देन फॉलोड बाय द इंडिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है परचेसिंग पावर पैरिटी की। ठीक है, तो यस याद करना, दिस रैंक 3 आ जाते हैं। तो परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करें तो पीपीपी टर्म्स में तो हम लाइक तीनों ही कंट्री, तीनों में ही आगे पीछे होता रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक यूएस इज पीछे जा रहा है। ठीक है, तो परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करूं तो इंडिया का रैंक 3rd है, जीडीपी की बात करूं तो रैंक 5th है, which is again important for the you to be get consideration। ठीक है, नाउ जब आप बात कर रहे हो जीडीपी का, तो अभी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट भी आया है, उस रिपोर्ट में इस पर्टिकुलर चीज को मेंशन किया गया है
कि अगर आप इंडिया के जीडीपी के बारे में सोच रहे हो तो याद करो, इंडियन जीडीपी का जो हम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें 18.4% आते हैं। कितना आता है? 18.4% आता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से। सिमिलरली जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, जो इंडस्ट्री के बारे में जो मैं बात करता हूँ, इंडस्ट्री सेक्टर है, तो वहां से जो आते हैं हमारे आते हैं 28.3%, तो वहां से ही आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन इट कम टू सर्विस सेक्टर। तो अगर आप सर्विस सेक्टर के बारे में बातचीत कर रहे हो, तो सर्विस सेक्टर से हमारे पास ऑलमोस्ट आते हैं 53.3%। Now, if you look at this table, you need to understand, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर वो बोलेंगे कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना आता है, तो सबसे कम किससे आता है, तो सबसे कम एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, एंड दैट्स अराउंड 18.4%। स्पेशली ये जो डाटा है वो मैंने निकाला है आपके जो फाइनेंशियल ईयर के, तो फाइनेंशियल ईयर्स अगर आप देखते लास्ट फ्यू लाइक 21 22 का जो हमें रिसेंटली वी गॉट इट अवेलेबिलिटी, तो वहां पे स्पेसिफिक डिवीजन है, ठीक है। लेकिन अभी जो अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखोगे, मतलब 2023 में अगर मैं आ जाऊंगा इसी चीज को डिस्कस करने के लिए, तो वहां पे ना थोड़े से चेंजेस नोटिस है। सबसे बड़ा चेंजेस जो अभी विटनेस हुआ है हमें, ठीक है, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट चेंज, बट विटनेस हुआ है एग्रीकल्चर जो 18.4% कंट्रीब्यूट करता था, नाउ दिस हैज बीन slipped down to 15%. This is a changes what we are observing, which is again I can say one of the setback नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज जब भी कोई कंट्री डेवलप करता है तो वहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसका थोड़ा सा जो प्रोपोर्शन है जीडीपी वो कम ही हो जाता है। ये तो ट्रेंड ही है, लेकिन हाँ एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में वो थोड़ा सा स्लिप डाउन कर गया है, ठीक है। बाकी थिंग जो एज इट इज है लाइक 28-30% के ऊपर इंडस्ट्री है, 50 अबाउ ये आपका सर्विस सेक्टर है। लेकिन हाँ एग्रीकल्चर के ऊपर सब लोग कंसर्न है, बिकॉज वहां पे प्रोपोर्शन क्या हो रहा है आपका, परसेंटेज क्या हो रहा है इन टर्म जीडीपी के अंदर का, वो गिर रहा है, ठीक है ना। इसको याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल थिंग, ठीक है। अगर आप देखोगे ना एग्रीकल्चर जब आप इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑलमोस्ट आई कैन से 51 to 53% जो आता था वो एग्रीकल्चर से आता था, और इवन मोर देन दैट, इवन मोर देन दिस, ठीक है, इतना सारा। लेकिन अभी क्या है ना, अभी हम एग्रीकल्चर के ऊपर इतना डिपेंडेंट तो है नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर के ऊपर की जो हमारी डिपेंडेंस है, वो डिपेंडेंस क्या हो रही है हमारी, धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। एग्रीकल्चर के ऊपर की जो हमारी डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस कम हो रही है। नाउ ये चीज के बारे में आपको याद रखना जरूरी है। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज है लाइक करंट में एक चीज है, चलो लेट डिस्कस दो करंट थिंग विद यू एज वेल, ठीक है ना। जैसे जब हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो एक चीज याद रखना ना, अभी आप लोग कॉलेज में लिख देता हूँ, इंडियन सेंसस जो है, इंडियन सेंसस का जो मार्केट हम देखते हैं, तो इंडियन सेंसेक्स मार्केट जो है वो दुनिया का 5th लार्जेस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट बन गया है, 5th हाईएस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज हुई थी, बहुत ज्यादा लोगों ने इस न्यूज को भी फॉलो किया था, ठीक है। जो क्योंकि जो इंडियन सेंसस मार्केट है वो 5th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बन गया, हाँ, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। वन मोर थिंग जो यहाँ पर जस्ट आई वांट टू हाईलाइट हियर, ठीक है, अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखोगे इंडियन इकोनॉमी में, तो इंडियन इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.87% दिखाया गया है, स्पेशली इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, ठीक है। देखो जो डाटा आते हैं वो थोड़े से लेट आते हैं, तो इसलिए हमें प्रीवियसली पढ़ना पड़ता है। तो इन्फ्लेशन रेट जिसको हम नोटिस कर रहे हैं, अगर वो देखो 4.8% के अंतर्गत चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा इन्फ्लेशन के बारे में बातचीत में कर रहा हूँ, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम इंडिया में जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं वो सीपीआई का ही होता है, ठीक है। तो सीपीआई से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसको अगर हम देखोगे तो ये पर्टिकुलरली हम जो है वो मेजर कर रहे हैं इस तरीके से ना। जब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा सा ना एक्सटर्नल साइड में देख लेते हैं, लेट डिस्कस ऑन एक्सटर्नल साइड, व्हिच आई स्ट्रांगली बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन डाटा। तो देखो ये जो होते हैं करंट अफेयर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज यू विल नेवर नो किस साइड से आपको सवाल बन जाएगा, ठीक है। नाउ लेट मी डिस्कस द एक्सटर्नल सेक्टर फॉर यू। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब है आई वांट टू डिस्कस द एक्सपोर्ट साइड, प्लस आई वांट टू डिस्कस द
इम्पोर्ट साइड। अगर आप ये दोनों साइड आराम से देखोगे तो एक्सपोर्ट साइड का अगर आप फाइनेंशियल 2022-23 का डाटा देखोगे तो इंडियन एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे तो यस इट इज लिटिल बिट अराउंड दिस पर्टिकुलर अमाउंट $770 बिलियन के आसपास अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट सेक्टर है। अब इसमें भी ना एक्सपोर्ट में भी जो वेरी गुड थिंग ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सा है दैट इज 70.7%। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का ही जो अगर हिस्सा देखोगे तो कितना आपका 17.7% है। ठीक है, तो दैट इज अगेन ये भी बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, हाँ चलो इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग तो आप कर रहे हैं आई गेस। ठीक है, जस्ट लुक एट इनटू इट। ठीक है, मुझे सोच के बताओ यहाँ पर फिर इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश करता होगा, सोचो मुझे बताओ। यस, थोड़ा सोचो इसके बारे में। इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है किस देश को करता है, किस देश को सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं? तो यू विल गाइस गेट ऑफ एक्सपोर्ट हम हाईएस्ट करते हैं यूएस को। कितना करते हैं यूएस को, जो आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अप्रोक्स बोल रहा हूँ 18.1% हम अप्रोक्सली चीजों को जो है एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, 18.1% जो है अप्रोक्स हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। आउट ऑफ दिस टोटल एक्सपोर्ट हम 18.1% एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, हम यूएस में करते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी कम टू दिस पर्टिकुलर साइड। अगर आप देखोगे, अगर मैं इंपोर्ट कैलकुलेट करूँ तो अप्रोक्स ठीक है, अप्रोक्स आप देखोगे तो 892.18 बिलियन डॉलर का हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सेक्टर से हम इंपोर्ट करवाते हैं। सबसे हाईएस्ट इंपोर्ट हमारा क्रूड ऑयल ही है आज भी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखिए, बोलो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, बताओ थोड़ा सा सोचो। तो अगर हम बात करें इंपोर्ट का, तो इंपोर्ट के बारे में बात करें तो सबसे पार्टनर हमारा कौन है, चाइना। ठीक है, कौन है, चाइना। तो 14.7% हम इंपोर्ट जो हमारा है वो चाइना से ही आता है। ठीक है, नाउ दैट इज अगेन वेरी मच। बाकी यूएई एंड अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बातचीत करूँ, 22-23 का डाटा हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। वहां पे अगर आप देखोगे रैंक सेकंड पे, तो रैंक सेकंड पे हमेशा टसल चलती है। यूएई का अगर देखोगे तो 7.4% है, और अगर आप यूएसए का देखोगे तो दैट इज 7.2% है। ठीक है, यूएई एंड यूएस का, ये दोनों भी। तो ये इन दोनों में टसल चलती रहती है, दोनों अप डाउन, ये ज्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों का परसेंटेज वाइज भी। तो दोनों में हमसे टसल चलता रहता है, लेकिन चाइना बहुत ही ज्यादा अबाउ पे जाके बैठ गया है। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल जो इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है आपका, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे तो क्या आपका नेगेटिव है। तो ओवरऑल इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बन जाता है आपका, नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, हम डेफिसिट में ही चल रहे हैं, दैट यू नीड टू बी अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट जब हम एक चीज सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक चीज आती है जो मैं चाहता हूँ आप लोग वो और चीज जो इसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ मैं, वो चीज भी आप याद रखो, दैट इज फॉरेक्स रिजर्व। हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं। अब ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये बढ़ते भी रहते हैं, कम भी होते रहते हैं। मेरे पास जो डाटा है वो दिसंबर मंथ का है, स्पेशली 22 दिसंबर को का डाटा है। तो हाथ तक हमारे फॉरेक्स कितने थे, तो 620.44 बिलियन डॉलर। This much amount of a forex reserve we have in this particular day। ठीक है, अब जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं उनको जो है अच्छे से रखना, उनको जो है संभाल के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब भी कभी भी दुनिया में संकट आते हैं, जब भी कभी, तो फॉरेक्स रिजर्व इस्तेमाल के लिए हो जाते हैं। मतलब फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होता है, गोल्ड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉरेक्स रिजर्व का।
देन आई कैन से करेंसीज जो होती है, डॉलर करेंसी होगी तो करेंसीज में भी होता है। देन एक होता है स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर, वो भी आपके पास रहता है के। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द लाइक फॉरेक्स रिजर्व की हम बातचीत करते हैं तो ये इन सब चीज में रहता है। हाँ, अपना एक याद कर लो, वी हैव अ टारगेट, हमने कुछ टारगेट देखे रखे खुद को। जब हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बातचीत करते हैं तो हमने ना कुछ टारगेट देखे रखे हैं। जैसे वी हैव अ टारगेट दैट वी हैव टू एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस, एक्सपोर्ट हमें करने हैं। क्या करना है हमें? गुड्स एंड सर्विस को क्या करना है? हम एक्सपोर्ट करने हैं। टू हाउ मेनी रुपीज? टू अप टू $2 ट्रिलियन। कितने एक्सपोर्ट करना है हमें? गुड्स एंड सर्विसेज का हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट। वी नीड टू एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज अप टू $2 ट्रिलियन। ठीक है, और बाय विच ईयर? बाय 2030। बाय 2030, 2030 तक हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट है वो हमें कितने करने हैं? 2 ट्रिलियन तक लेके जाने हैं। अभी अभी मैंने डाटा बताया, अभी कितना था हमारा? 770 के आसपास गिर जाए। इसको बढ़ा के हमें क्या करना है? इतना अबव करके लेना है। ठीक है, इतना अबव करके लेना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट की जो मात्रा है वो हमें क्या करनी है? वो बढ़ानी है। दैट इज अगेन वेरी मच क्रूशियल एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर मैं बातचीत कर रहा हूँ गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट की, तो उसमें स्पेशली जो आपके, अगर टॉक अबाउट डिफेंस एक्सपोर्ट, अगर बातचीत कर लूँ किसका? डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूंगा इसको, डिफेंस एक्सपोर्ट का, तो डिफेंस एक्सपोर्ट में वी नीड टू हैव अ टारगेट। डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट भी है हमारा, 25,000 करोड़ का टारगेट है हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। बस अगर इन द ईयर 2000, इस साल का टारगेट है, इतने तो हमें बस डिफेंस में एक्सपोर्ट करवाने हैं। ठीक है, एंड ये तो भाई हमारा टारगेट है, तो हम हमारे टारगेट से पीछे तो नहीं हटेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट हम अचीव करके ही रहने वाले है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, नाउ that's great, that's great. I hope you are getting all this point of important, all these point are very much important for exam point of view। इसलिए मैंने वही किया है कि जब हम इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस ही कर रहे हैं तो पूरा इन डिटेल ही करना है, ताकि सारे जो चीजें होती है फैक्चुअल, जो कंसेप्चुअल पार्ट तो आप सीख लोगे, जो बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर्स है वहां पे आप जो पार्ट है वो सीख लोगे। मैं बस चाहता हूँ उसको करंट टच देना या फिर करंट चीजों से उसका लिंक करवाना, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग जो करंट में भी चल रही है, दैट इज पहले तो ये बात समझो, जो एक्सटर्नल डेप्थ रिपोर्ट आता है, अगर ये सवाल आ जाए कि ये कौन पब्लिश करता है, तो एक्सटर्नल डेप्थ रिपोर्ट इज बेसिकली कौन पब्लिश करता है? आपका आरबीआई द्वारा ये पर्टिकुलर क्या होता है? पब्लिश किया जाता है एक्सटर्नल डेप्थ रिपोर्ट। ठीक है, तो इंडिया के पास कितने डेप्थ है, हमारे पास कितने उधार हमने लेके रखे हैं? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2030 के मार्च के, मतलब लास्ट 2030 के मार्च की तरह बात करें, उसका ही हमारे पास ऑफिशियल डाटा हमारे पास वहां तक की है, दैट इज $624.7 बिलियन के हमारे कर्जे हैं। ठीक है, अगर ऑफिशियल डाटा के बारे में बातचीत करती है तो फिर बीच बीच में बहुत सारे रिपोर्ट भी आ जाते हैं, कितना बढ़ गया उतना कम हो गया, लेकिन ऑफिशियली अगर आप देखोगे मार्च 2030 के एंड में जो आरबीआई ने बोला था, तो दैट इज 624.7% का है। ठीक है, सिमिलरली और कोई ये पूछेगा कि जो आपका एक्सटर्नल डेप्थ टू जीडीपी रेशो है, एक्सटर्नल डेप्थ टू जीडीपी रेशो ये कितना है? अगर कोई ये पूछता है एक्सटर्नल डेप्थ टू जीडीपी रेशो के बारे में कि भाई कितना है, क्या है, आप बता दो। रिमेंबर ये जो डेप्थ है आपका, ये जो डेप्थ है ये हमारा डिक्लाइन ट्रेंड के ऊपर है। एट वेरी फर्स्ट वी विल ट्रेंड, तो इट इज अ डिक्लाइन ट्रेंड है आपका। ठीक है, और कितना कैसे डिक्लाइन है? तो अभी कितना ही है? 18.9% अभी है। ठीक है, एंड ये डिक्लाइन हुआ है, लाइक आपको देखोगे इफ यू लुक एट तो 2020 मतलब 2022 को देखोगे तो वहां पर आपको ये कितना मिलेगा? 20% का मिलता था, नाउ इट्स डिक्लाइन टू 18.9%। ये भी आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, अगेन आरबीआई का प्रेडिक्शन है, यहाँ पे आरबीआई का रिपोर्ट से आता है, तो फिर यू विल नेवर ना, यू विल नेवर नो ना कि कहाँ से बन जाएगा फिर सवाल आपको। सिमिलरली अगर कोई आपको ये भी पूछ लेता है कि भाई व्हाट इज द कंपोनेंट, मतलब जो डेप्थ हमने उठा के रखे उसमें सबसे ज्यादा
किसके फॉर्मेट में डेप्थ हमारे हैं। तो फिर क्या तो कॉम्पोनेंट तो यूएस डॉलर क्या है, जो यूएस के डॉलर है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डेप्थ हमारे है, मतलब ऑलमोस्ट आई कैन से 54.6% जो कर्जा हमने उठा के रखा है वो कर्जा हमारा यूएस डॉलर में ही है। ओके, रिमेंबर 54.6% ऑफ एक्सटर्नल डेप्थ ऑफ इंडिया ये किसमें है, आपके यूएस डॉलर में ही है। बाकी फिर डिवीजन है, मतलब अगर आप स्पेशल ड्राइंग राइट पे आईएमएफ का तो वहां उसका कंपोनेंट 6% का है, ठीक है। एन जापानीज एन लिखोगे 5.7% है। इस तरीके से बाकी सारे डेप्थ आपके आ जाएंगे, लेकिन हाईएस्ट कंपोनेंट किसका है, तो हाईएस्ट कंपोनेंट आपका यूएस का ही है, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्रूशियल फॉर यू। जब भी आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हो या फिर जब भी आप इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने का सोचते हो, आपके दिमाग में आता है तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या बन जाती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इन सब के बारे में सोचना, इन सब के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को ये सेशन जो हमने आज किया है, ये सारा सेशन हमें अच्छे से आपको अच्छे से लगा है। बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है, बहुत सारी चीजें के बारे में आपने नए से जाना होगा। ये सारा डाटा होता है, मैं जस्ट चाहता था कि हमेशा जो है हम इकोनॉमी के बारे में बोलना भूल जाते हैं या फिर बहुत कम हम इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं चाहता था एक बार आप सबसे इन सब चीज के बारे में डिस्कस कर लूं और आपको एट द एंड एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपको सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट है जो इंडियन इकोनॉमी में चल रहा है, जो स्टैटिक पार्ट से भी आपके लिंक है, जो आपके एग्जाम पर बहुत ज्यादा क्रूशियल हिस्सा है, उन सबको जो है आपके पास पेश करवा दूं। इसलिए जो पर्टिकुलर सेशन जो है मैंने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज किया था। आई जस्ट होप कि गाइस यू हैव अंडरस्टैंड, यू विल डेवलप अ गुड कंसेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी तकलीफ है जो प्रॉब्लम को नहीं समझ में आ रही है या आप चाहते हो कि उसके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ बात करूं, तो ऐसे सभी चीजों को जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं आपके लिए एक अपडेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूं, ठीक है। Yes, guys, that's it for the today. Thank you so much, guys. Thank you so much.